जय भीम नवोधा दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज मन में एक चीज़ है तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना आपको एक कहानी सुनाई जाए। और कहानी बड़ी मज़ेदार है और विषय है कहानी का जाति है कि जाति नहीं। जी हाँ, अक्सर मेरे बहुत सारे ब्लॉग आप लोगों ने इस पर देखे होंगे और बहुत सराहना भी आपने की है कि राहुल जी बहुत अच्छा ब्लॉग था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज इसको एक कहानी के माध्यम से आपके साथ में साझा करूँ, बताऊँ, ताकि क्योंकि मैं समझता हूँ कि कहानी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ईज़िली समझ में आ जाती, आसानी से जो मन मस्तिष्क में घर कर जाती हैं और वो हमें याद भी हो जाती हैं। तो एक कहानी है जाति के ऊपर मेरे मन में, और ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। मैंने उसकी जगह और उसके नाम और उसके जो पात्र हैं वो बदल दिए हैं। बाकी कहानी सच है और सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन जाति पर है और बड़ी मज़ेदार कहानी है। मुझे अच्छी लगी और मैंने सोचा कि क्यों ना ये आपके साथ साझा की जाए। हमारे यहाँ, मैं जैसा कि आपको मालूम है, मैं बुलंदशहर से हम लोग पीछे से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ एक मेरे दादाजी के फ्रेंड थे, मेरे दादाजी के दोस्त थे जो किताबों का काम करते थे, यानी बुक सेलर थे, किताबें बेचते थे, खरीदते थे, उनकी अपनी बुक सेलर की दुकान थी। दुर्भाग्यवश कहिए या किसी और कारणवश कहिए, उनकी कोई संतान नहीं थी। और जब उनके यहाँ कोई संतान, जब उन पति पत्नी दंपत्ति पर कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उनके घर में एक शेड्यूल कास्ट का आदमी, यानी जाट और चमार समाज का व्यक्ति उनके यहाँ नौकरी करता था, उनके यहाँ काम करता था। किताब की दुकान में काम करता था और वो घर का काम भी देखता था। बड़ा वफ़ादार उनके यहाँ काफ़ी लंबे समय से वो था। उनका नाम, अगर हम शेड्यूल कास्ट के तरीके से कहें तो उनका नाम जो था वो छेदीलाल था। छेदीलाल एक काल्पनिक नाम है और मैंने एक सिर्फ इस कहानी के लिए सोचा है। छेदीलाल उनके यहाँ नौकरी करते थे और भार्गव जी जो ब्राह्मण जाति से थे, जिनका किताब का बिजनेस था, उनके यहाँ छेदीलाल नौकरी करते थे। और छेदीलाल एक दिन आए और आकर के बड़ा मतलब जैसे बहुत परेशान थे और आकर के वो बैठ गए। भार्गव जी ने पूछा, करे छेदीलाल क्या बात है, आज बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो? तो छेदीलाल ने बड़े उदास मन से कहा कि साहब, मेरे तो पहले ही 3 बच्चे थे और मेरा एक बेटा और हो गया और मैं चाह रहा था इस बार बेटी हो जाए तो मेरे एक बेटी मेरे घर में आ जाएगी, लेकिन इस बार भी बेटा हो गया। तो बोले कोई बात नहीं, 4 बेटे हो गए, दिक्कत वाली क्या बात है? बोले नहीं साहब, मैं बेटी की तलाश थी और लेकिन बेटा हो गया और इस चक्कर में मेरा मन जो है वो उदास है। अगर बेटी हो जाती तो मेरे घर में लक्ष्मी आ जाती, हिंदू मान्यताओं के अनुसार। कोई बात नहीं, छेदीलाल ने चाबी उठाई दुकान की और वो दुकान पर चले गए। भार्गव जी अपनी मिसेज के साथ में एक किस्सा साझा करने लगे, बातचीत करने लगे। भार्गव जी ने बताया कि इस प्रकार छेदीलाल जी के चौथा बेटा हो गया और छेदीलाल बड़ा दुखी था। छेदीलाल की इस कहानी को सुनकर के भार्गव जी की जो मिसेस थी, उनका दिल पसीजा और उन्होंने कहा कि अगर छेदीलाल तैयार हो जाए तो फिर इस बच्चे को हम गोद ले लें। बात भार्गव जी की भी समझ में आई और उन्होंने छेदीलाल को शाम को दुकान पे से सीधा घर बुलाया और दोनों पति पत्नी ने छेदीलाल से बात की कि छेदीलाल, हम ये चाहते हैं, तुम्हारे पास पहले से ऑलरेडी 3 बेटे हैं और तुम्हें बेटी की तलाश थी और बेटी इस बार भी तुम्हारे नहीं हुई, शायद हो सकता है अगली बार तुम्हें बेटी हो जाए और इस बेटे की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इस बेटे को आप हमें गोद दे दो लिखित रूप में, ताकि हमारा भी बुढ़ापे का सहारा बन जाए। हमारे पास कोई संतान नहीं और इतनी सारी प्रॉपर्टी का हमने भी क्या करना है, कम से कम इसका कोई वारिस जो है वो हो जाए। छेदीलाल ने अपनी घरवाली से जाकर के बात में कही और घरवाली ने ना नुकर करने के बाद में फिर वो तैयार हो गई कि चलिए एक बच्चा हम बाबूजी को, यानी लाला जी को, यानी कि पंडित जी को, जिनके यहाँ वो नौकरी करते थे भार्गव जी के यहाँ, उनको दे देते हैं। तो जो नया न्यू बॉर्न बेबी था, जो नया बच्चा था, जो नया मेहमान था घर का, माँ ने कलेजे पर पत्थर रख करके वो बच्चा भार्गव जी को गोद दे दिया। भार्गव जी ने बच्चे को लेने के बाद में ये शर्त रखी कि आप किसी से जिक्र नहीं करोगे कि ये बच्चा आपने हमें दिया है। भार्गव जी ने पूरे शहर में मुनादी करवाई कि उन्होंने एक पुत्र जो है वो गोद लिया है और उसका नामकरण संस्कार रखा गया। बड़े बड़े ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों ने बड़ी पूजा यज्ञ किए और उसके बाद में उस बच्चे का नाम जो है वो संतोष भार्गव, पंडित जी के गोत्र से मिला करके उसका नाम जो है वो रख दिया गया। बच्चे का नाम स्कूल में लिखवाया गया। बच्चे ने प्राइमरी स्कूल में जाना शुरू किया। धीरे धीरे करके जो छेदीलाल थे उनकी उम्र पूरी होती चली गई, बच्चा बड़ा होता चला गया और छेदीलाल, एक समय वो आया कि जब छेदीलाल इस दुनिया में नहीं रहे और छेदीलाल का उस घर में आना जाना, जब वो नहीं रहे तो उनके बच्चों का आना जाना बंद हो गया। लेकिन गाय बगाए ये बात कुछ लोगों में चर्चा के रूप में चलने लगी कि जो भार्गव जी के यहाँ चमार छेदीलाल नौकर काम करता था, वो उसी चमार छेदीलाल का ये जो लड़का है भार्गव जी का, उन्हीं का बेटा है और उसी से गोद लिया है। खैर कोई बात नहीं, बाद में वो बच्चा ने प्राइमरी स्कूल पास किया, इंटर पास किया, एमएससी बीएससी किया, फिर एमएससी किया और एमएससी करने के बाद में वही लड़का एक समय वो आएगा जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर
की पोस्ट तक पहुंचा। लेकिन जब शादी की बात आई, जब उनकी नौकरी लगी और भार्गव जी भी बूढ़े हो चुके, तो भार्गव जी ने कहा कि बेटा अब तुम नौकरी भी लग गए हो और हम भी बूढ़े हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आपकी शादी करके समाज को ये मैसेज दे दें कि हम अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं और जो समाज का हमने खाया है कम से कम हम भी समाज के हाथ धुलवा दें। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए बेटे का रिश्ता तय किया गया और जब बेटे का रिश्ता तय किया गया तो फिर जाति है कि जाति नहीं। कुल मिलाकर के बहुत सारी अड़चनें आई और अड़चनें आने के बाद में भार्गव जी ने कहा कि नहीं बेटा मैंने गोद लिया है, और गोद लिया है हॉस्पिटल से लिया। तो बहुत सारी बातें हुई और बातें होने के बाद में जब उसकी शादी होने में कठिनाइयाँ आईं और तब उस बच्चे के मन मस्तिष्क में ये बात बनी कि तेरा बाप जो था वो छेदी लाल था, जो इस घर में नौकर था, जो मजदूर था और वो जाति से चमार था। तो उसकी पढ़ाई तो जनरल कोटे से हुई, उसकी नौकरी तो जनरल कोटे में लगी, लेकिन उसकी शादी जो है वो मनुवादी व्यवस्था के चलते ब्राह्मणों में हुई तो सही, लेकिन गरीब घर से और इस प्रकार से हुई कि जिस स्टैंडर्ड के आधार पर उसकी शादी होनी चाहिए थी उस स्टैंडर्ड के आधार पर उसकी शादी नहीं हुई। खैर कुल मिला के भार्गव जी इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी जो तमाम चल अचल संपत्ति थी वो दत्तक पुत्र होने के नाते उसके नाम पर आ गई। मेरी उस लड़के से, भार्गव जी के उस दत्तक पुत्र से मुलाकात पिछले दिनों हुई और उन्होंने ये कहानी मुझे सुनाई। मैंने नाम बदल दिया है लेकिन कहानी उन्होंने सुनाई तो उनकी आंख में आंसू थे और वो रिटायर हो चुके हैं और हमारे गाज़ियाबाद में रहते हैं। उन्होंने कहा मुझे कि राहुल ये जाति है कि कभी जाति नहीं, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं इस प्रकार से मेरी ओरिजिनल जाति है तो मैंने कहा कि हम लोग जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। मैं किस जाति से था, किस धर्म से था, मैंने बचपन से ब्राह्मण के घर में रहा, पढ़ा लिखा, उन्हीं की गोद में खेला, उन्हीं के यहाँ उन्हीं के बर्तन में खाया, सब कुछ किया। लेकिन इस संसार के लोगों ने, इस मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने, ब्राह्मणी कल्चर के जातिवादी लोगों ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। मेरी शादी भी और बाद में जब मेरे बच्चों की शादी की बात आई तो उनकी शादी में भी दिक्कतें आईं। मेरी नौकरी हुई और नौकरी में भी लोग मुझसे मेरी पीठ पीछे ये कहते थे कि ये वो चमार है जिसका पालन पोषण तो ब्राह्मण के घर में हुआ, लेकिन इसके माँ बाप जो ओरिजिनल थे वो शेड्यूल कास्ट थे या दलित थे। ये कहानी हमको ये प्रेरणा देती है कि हम लोग कितना भी अपने आप को बदल लें, कोई हमें पाल ले, हम किसी के घर में जा कर के रहने लगें, अपना सब कुछ चेंज कर दें, माँ बाप चेंज कर दें, सब कुछ चेंज कर दें, लेकिन इस देश के मनुवादी सिस्टम को जब ये पता चलेगा कि हम कौन हैं तो वो फिर हमारी जाति को हमारे आगे लेकर के आएंगे। भार्गव की कहानी हमको ये बताती है, ये दर्शाती है कि आदमी अपने आप को के लिए कितना भी प्रयत्न कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले। भार्गव के साथ जो भी हुआ वो नेचुरल नहीं था, लेकिन एक सिस्टम था, वो सिस्टम के आधार पर हुआ। लेकिन नेचुरलिटी तो उसने एक दलित के घर में जन्म लिया और उस परिवार ने, उसके पास पहले बच्चे थे इसलिए उसने ब्राह्मण को गोद दे दिया और उस ब्राह्मण ने भी उसको अपने बेटे की तरह पाला, सारी चल संपत्ति उसे दे करके नौकरी लगाई, सब कुछ किया। लेकिन इन दो परिवार के अलावा जो और सिस्टम उनके आसपास था उसने उसे नहीं अपनाया, क्योंकि वो जाति है कि कभी जाति नहीं। अक्सर मैं इसलिए कहता हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम लोग जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो कहते हैं द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत के पिता डॉक्टर अम्बेडकर। उन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने भारत में किसानों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया। रिजर्व बैंक की स्थापना उनके थीसिस के आधार पर हुई, लेकिन हमने एक मोहर लगा करके छोड़ दी कि वो तो दलित थे। अगर दलित के अलावा कोई ब्राह्मण होते या अन्य किसी दूसरे क्षत्रिय होते या वैसे होते तो शायद उनको दलितों का नेता नहीं, देश का नेता कहा जाता। यही वो कहानी है कि भार्गव इतना सब कुछ होने के बाद में पढ़ने में होशियार था, सब कुछ था, नौकरी की, सब कुछ किया, लेकिन उसकी पहली जो जाति जहाँ वो पैदा हुआ था वो उसके रिटायर होने के और उसके बिल्कुल आज 70-75 वर्ष की आयु में होने तक भी उनकी जाति जो है उनका वो पीछा नहीं छोड़ती है। माँ बाप बदल दिए, घर बदल दिया, रहन सहन, खान पीन सब कुछ बदल दिया और तो और मार्कशीट में जाति और सरनेम दोनों बदल गए, लेकिन फिर भी पीछे वाली जाति है कि उनका पीछा कर रही है। तो इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि जाति को हम छोड़ नहीं सकते, हम चाह करके भी नहीं छोड़ सकते। हम लोग जितनी बड़ी